जोहार दोस्तों, आप सभी को स्मॉल जोग्राफर्स यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम लोग सेकेंड लेक्चर ओरिजिन ऑफ द अर्थ यानी कि पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले पृथ्वी की उत्पत्ति को समझने से पहले हम लोग पिछले क्लास में बात किए थे ज्योग्राफी क्या होता है, ज्योग्राफी के टाइप्स कितने हैं। तो उसमें से हम लोग आज जो चर्चा करेंगे फिजिकल ज्योग्राफी, जिसका एक सब टॉपिक जो है जियोमॉर्फोलॉजी है। और जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत ही आता है ओरिजिन ऑफ द अर्थ यानी कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुआ। तो पृथ्वी की उत्पत्ति को समझने से पहले मैं आप लोगों को जियोमॉर्फोलॉजी भू आकृति विज्ञान को समझने और समझाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि ओरिजिन ऑफ अर्थ को समझने से पहले हम लोगों को जियोमॉर्फोलॉजी को समझना जरूरी है। और मैं आप लोगों को बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है, हम लोग कॉन्सेप्ट को समझेंगे। और मेरा इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताने का प्रयास ये रहेगा कि हम लोग अभी तक आप लोग ग्रेजुएशन में होंगे, कोई 12th में होंगे, तो आप लोगों ने स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम बहुत से डेफिनेशन याद किए, भूल गए। बट अभी हम लोग रटेंगे नहीं, ओनली हम लोग वर्ड को कैसे, हम लोग उसको रूट वर्ड को उसको तोड़ेंगे और तोड़ के उसका खुद से डेफिनेशन को ड्राइव करेंगे। हम लोग न्यू कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे और उसको वर्ड को समझेंगे, यानी कि हम समझने का ज़्यादा प्रयास करेंगे, कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों, तो आते हैं हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी में। तो जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक है, यानी कि भू आकृति विज्ञान। ये जो वर्ड है, ये फॉर्मेशन किससे बना है? जियो, ठीक है। जियो का मीन्स क्या होता है? अर्थ, पृथ्वी। पृथ्वी का मतलब क्या है? स्थल, लैंड, ठीक है। फिर है मोर्फो, मोर्फी से क्या बना है? इसका मतलब क्या होता है? फॉर्म, कोई रूप, है ना। सब नहीं बोलते हैं कि जैसे कि एक ईटा का जो फर्मा होता है उसको फॉर्म, ये रूप देता है, उसी प्रकार से मोर्फी का मतलब रूप देना, फॉर्म देना। और लॉजी आप लोग भले भी जानते हैं, पिछले क्लास में हम बताए थे, लॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी करना, ठीक है, अध्ययन करना। यानी कि जियोमॉर्फोलॉजी, इस तीनों वर्ड से क्या हम लोग देखें कि जियोमॉर्फोलॉजी, तीन वर्ड में जब इसको तोड़े, जियो का मीन्स होता है अर्थ और मॉर्फो का मीन्स होता है फॉर्म और लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना, यानी कि द स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म। द स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म इज कॉल्ड जियोमॉर्फोलॉजी। अब जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर में हम लोग क्या क्या स्टडी करते हैं उस चीज़ को देखते हैं इसमें। तो जियोमॉर्फोलॉजी में मेनली हम लोग तीन चीज़ का स्टडी करते हैं। फर्स्ट आता है स्थल की उच्चावच, यानी कि रिलीफ ऑफ द लिथोस्फीयर। स्थल मतलब लिथोस्फीयर उसको बोलते हैं, उच्चावच को बोलते हैं रिलीफ, ज्योग्राफी के टर्म में। फिर देखेंगे निर्माण प्रक्रम, जितना भी जो हम लोग का जो लैंडफॉर्म बना है, स्थलाकृति बना है, जिसमें आपका पर्वत, पठार, नदी, घाटी, मैदान, इस सब का प्रोसेस क्या हुआ, क्या इनका प्रोसेस था, क्या इसका प्रक्रम था, उसको बारे में हम लोग देखेंगे। फिर थर्ड क्या होगा कि स्थल और मानव, आखिर जो इन्वायरमेंट है, जो ये पर्यावरण है, जो ये प्रकृति है, उसके साथ साथ जो मानव का दोनों के बीच क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, उस चीज़ को हम लोग देखेंगे थर्ड में। तो हम लोग बात करते हैं रिलीफ ऑफ द अर्थ। रिलीफ ऑफ द अर्थ क्या होता है, रिलीफ को समझते हैं, ठीक है, यानी कि पृथ्वी को उच्चावच, ठीक है। तो पृथ्वी को तो आप लोग समझ गए कि पृथ्वी क्या है। उच्चावच में आते हैं। उच्चावच ये दो वर्ड से मिलकर बना है। उच्च का मतलब होता है, ठीक है, इसमें जैसे कि उच्च मतलब ऊंचा, जो पर्वत पठार होते हैं वो क्या होते हैं? ऊंचा होते हैं, उच्च होते हैं। और आवाज का मतलब होता है नीचा, यानी कि जैसे कि घाटी होता है, ठीक है, वैली सब होता है, वो सब क्या होता है? नीचा होता है। यानी कि हम लोग यहाँ क्या समझे? उच्चावच का मतलब कि जो पर्वत पठार है और नदी घाटी है, इन सबों के बीच जो स्टडी है वो हम लोग को रिलीफ का लाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग जो फेस है, क्या फेस का साइज एक ही है? नहीं है। नाक हम लोग क्या है? पठार है, पर्वत है, और जो हम लोग का फेस है वो मैदान है, ठीक है। आग तरफ जो घुसा हुआ उसको हम समझ सकते हैं कि घाटी के रूप में। उसी प्रकार से पृथ्वी का जो बनावट है, उसका जो सरफेस है, सतह है, वो क्या है? पूरी तरह से उच्चावच है, रिलीफ है, उसमें पर्वत पठार है, नदी घाटी है। इसमें मेनली क्या हम लोग पढ़ते हैं
कि जो पृथ्वी की सतह के जो विभिन्न प्रकार की विषमताएं हैं, ठीक है, इसमें पर्वत है, पठार है, नदी है, घाटी है, इन सब का जो स्टडी होगा उसी को हम रिलीफ ऑफ द अर्थ बोलते हैं। अब आप लोगों को क्वेश्चन आना चाहिए माइंड में कि आखिर क्यों, है ना, जो पर्वत, पठार, नदी, घाटी है, ठीक है, उनका हम स्टडी क्यों करते हैं, उनका निर्माण कैसे हुआ। तो इसमें जो है दो मुख्य बल काम करता है, एक इंडोजेनेटिक और एक एक्सोजेनेटिक। इंडोजेनेटिक मतलब अंतर्जात बल, जो पृथ्वी के अंदर से जो बल लगता है उसको बोलते हैं हम लोग इंडोजेनेटिक फोर्स, ठीक है, जिसके द्वारा हम लोग का भूकंप, ज्वालामुखी का उद्भव होता है। और एक्सोजेनेटिक यानी कि पृथ्वी को जो बाहर जो बल लगता है, एक्सो मतलब बाहर, जेनेटिक मतलब फोर्स, ठीक है। बहिर्जात बल का मतलब होता है कि जो पृथ्वी के बाहर लगने वाला बल उसको बोलते हैं हम लोग एक्सोजेनेटिक फोर्स, जिसके द्वारा आप लोग देखे होंगे कि जल के द्वारा, है ना, वायु के द्वारा, है ना, नदी के द्वारा, इन सब के द्वारा जो पृथ्वी पर अलग अलग स्वरूप का निर्माण होता है। जैसे कि कहीं पे जलप्रपात बनता है, कहीं पे डेल्टा बनता है, कहीं पे गोर्ज बनता है, कहीं पे कैनियन बनता है। ये सब किन के कारण के होता है, आपका एक्सोजेनेटिक के कारण होता है। अब हम आगे की ओर बात करेंगे कि जो पृथ्वी का उच्चावच है, पृथ्वी के उच्चावच को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, जिसको हम लोग 3 सीरीज जिसको बोलते हैं। पहला है प्रथम श्रेणी के उच्चावच, दूसरा है द्वितीय श्रेणी के उच्चावच, तीसरा है तृतीय श्रेणी के उच्चावच, यानी कि थर्ड, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राइमरी में यानी कि प्रथम श्रेणी के उच्चावच हम लोग क्या देखते हैं, जो महाद्वीप है, ठीक, वो महासागर है। ये जो हम लोग का लैंड है, आप लोग जानते हैं कि एक आपका अंगारा, गोंडवाना, जो लैंड का पार्ट था, महाद्वीप का पार्ट था, यानी कि पेंजिया और पैंथालासा, वहीं पे इसको हम लोग एक महाद्वीप के बारे में बांटेंगे और एक महासागर के बारे में। प्रथम श्रेणी में हम लोग दो आता है, एक महाद्वीप आता है, दूसरा महासागर आता है। महाद्वीप में जितना हम लोग को 7 महाद्वीप है, ठीक है, और महासागर में जो 5 हम लोग का प्रमुख महासागर है, यानी कंटिनेंट और ओशियन। सेकेंड में आता है आप लोग का कि उस महाद्वीप में, ठीक है, जो पर्वत है, पठार है, मैदान है, ये आता है आप लोग का सेकेंडरी यानी कि द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में। और थर्ड में आता है तृतीय श्रेणी के उच्चावच। इसमें जो हम लोग का एक्सोजेनेटिक फोर्स है, उसके द्वारा जितना भी निर्मित लैंडफॉर्म होता है, स्थलाकृति होता है, उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। इसमें जैसे कि हमें कुछ देर पहले बताया, जलप्रपात हो गया, आपका किससे बनता है, नदी के द्वारा। जब नदी का 3 स्टेज होता है, एक होता है आपका युवा अवस्था, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं युवा अवस्था, यंग स्टेज, फिर आता है पोढ़ोरा, मेच्योरिटी एज, और थर्ड आता है आप लोग का ओल्ड स्टेज। मनुष्य के जीवन में 3 स्टेज होता है मुख्यतः, एक होता है आपका युवा अवस्था, यानी कि फिर सेकंड आता है आपका मेच्योरिटी एज, जिसको हम पोढ़ोरा अवस्था बोलते हैं, थर्ड ओल्ड अवस्था। उसी प्रकार से नदी का भी 3 स्टेज होता है। तो नदी मुख्यतः जो जलप्रपात या फिर गोर्ज का जो निर्माण करती है वो युवा अवस्था में, क्योंकि उस टाइम पर नदी आपका हिमगिरी से या फिर ग्लेशियर से होकर निकलती है, तो उस टाइम पर उनका जो ढलान होता है बहुत तीव्र होता है, तीक्ष्ण ढलान होता है, जिससे क्या, तो उसका स्पीड जो होता है वो बहुत स्पीड होता है। उसी स्पीड के कारण क्या होता है, उसका जो नदी है वो घाटी का, गोर्ज का, इस सब का निर्माण करती है। तो मेनली जो है आपका टर्शियरी जो रिलीफ है, यानी कि तृतीय उच्चावच, उसमें हम लोग का नदी के द्वारा, एक्सोजेनिक फोर्स के द्वारा जितना भी लैंडफॉर्म का निर्माण होता है उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। आगे हम लोग समझते हैं कि ये जो लैंडफॉर्म है, ठीक है, ये लैंडफॉर्म का बनने का प्रक्रिया तो बहुत ही पुराना है, बट इनको एक रूप देने का काम, ठीक है, ये विभिन्न स्थल रूपों का विवरण उल्लेख कहाँ किया गया, कब किया गया, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो 500 BC, ठीक है, 500 BC में रोमन, मिस्र और ग्रीस, ये जो 3 प्रमुख कंट्री हैं, है ना, इनमें से कुछ प्रमुख भूगोलवेत्ता बिलोंग करते थे, जिसमें हेरोडोटस थे, स्ट्रोबो थे, अरस्तु थे, ठीक है। इन लोगों ने जो अपना यात्रा था, इन लोग जो जर्नी करते थे,
उस टाइम पे इन्होंने विभिन्न तरह के स्थल रूप का विवरण उल्लेख किया। ठीक है, इन लोगों ने विभिन्न स्थल रूपों का विवरण का उल्लेख किया। उन लोगों को उल्लेख करने के बाद उन लोगों को पता चला, उन लोगों को जो साक्ष्य मिला उनसे ये पता चला कि 14 से लेके 17वीं शताब्दी तक जितने भी थे विचारक थे, यानी जितने भी थॉट्स, जितने भूगोलवेत्ता थे, उन लोगों ने मेनली उन्हीं घटनाओं पे जोर दिया। यानी कि समझने का मतलब ये है कि जो उस टाइम पे घटित हो रहा था, जैसे कि 14वीं और 17वीं शताब्दी का बात करें तो उस टाइम पे मेनली प्रकृति में ज्वालामुखी, भूकंप का प्रकोप चल रहा था। तो उन लोगों ने, जो एस्ट्रोव थे और रुस्तु थे, उन विचारक भूगोलवेत्ताओं ने उन्हीं चीज़ों पर अधिक से अधिक बल और समझने का उन लोग प्रयास किए। उसके बाद 18वीं शताब्दी में स्कॉटिश जोग्राफर्स आते हैं, ठीक है, जिनका नाम था जेम्स हटन। और ये मोस्ट, आप लोग अगर प्रिपरेशन करते होंगे, ठीक है, नेट, JRF, ठीक है, तो उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है जेम्स हटन। इनका एक बुक था जिन्होंने 1788 में लिखा था, थ्योरी ऑफ द अर्थ। यानी कि मेनली इसमें एकरूपतावाद का सिद्धांत का बोला गया था। यानी कि एकरूपतावाद कहने का मतलब है कि जो पृथ्वी में पहले से जो घटना घटित हो रही है वो अभी भी घटित हो रही है, यानी कि वो चल ही रहा है, कहीं पर निर्माण हो रहा है। जैसे कि आप लोग पढ़ते होंगे कि कहीं पे अगर पृथ्वी का निर्माण हो रहा है, भूपट्टी का, तो कहीं ना कहीं समुद्र में अंदर में विलुप्त हो रहा है। यानी कि ये प्रक्रिया क्या है, चलते आ रहा है। इसीलिए इसको बोला जाता है वर्तमान क्या, भूत की कुंजी है, प्रेजेंट इज द की टू पास्ट। इसके ना तो आदि का पता है और ना ही इसका अंत का। इसीलिए इनका मोस्ट फेमस बुक था जेम्स हटन का थ्योरी ऑफ द अर्थ, जिसमें एकरूपतावाद के सिद्धांत को बताया गया था। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से एक होता है। अब यहाँ तक मेनली हम लोग क्या देखें कि जियोमॉर्फोलॉजी क्या होता है, उसमें हम लोग उच्चावच को देखें, फिर उसके बाद देखें कि आखिर उन उच्चावच का स्थल रूपों का अध्ययन कब से शुरू किया गया, उसके बारे में हम लोग चर्चा किए। अब हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, पृथ्वी की उत्पत्ति। यहाँ से हम लोग देखेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे होता है, हम लोग का ओरिजिन ऑफ अर्थ, जो अर्थ का जो ओरिजिन है उसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, हम लोग का ओरिजिन कैसे होता है। ठीक है, स्टडी करेंगे हम लोग। पृथ्वी की उत्पत्ति, ठीक है, तो इस उत्पत्ति को समझने से पहले हम लोगों ने भली भांति से उन टॉपिकों को समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे होता है। तो सबसे पहले अगर बात करें, ठीक है, तो सर्वप्रथम जो है तर्कपूर्ण जो संकल्पना होता है, संकल्पना को इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोथेसिस। यानी कि कोई भी चीज़ को सोचना, समझ के अपने बारे को बता देना, उसी को बोलते हैं सोच समझ के, यानी काल्पनिक, वो तो होता है हाइपोथेसिस। सबसे पहले पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में 1749 में एक ज्योग्राफर थे कास्ते द बफन, उन्होंने बताया था। उससे पहले जो समय का अंतर था, यानी कालांतर, उस टाइम का जो अंतर था, उसमें पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में दो सिद्धांत आता है। ठीक है, एक आपका आता है अद्वैतवाद और दूसरा आता है द्वैतवाद। अद्वैतवाद में मेनली क्या बताया जाता है, भूगोलवेत्ता का मानना होता है कि अद्वैत यानी कि मोनोस्टिक, जिसमें जो ग्रह का या फिर उपग्रह का जो उत्पत्ति हुआ है वो ओनली एक ही तारीख से हुआ है, उसको बोलते हैं अद्वैतवाद। और द्वैतवाद किसको बोलते हैं, जिसमें ग्रह और उपग्रह का जो उत्पत्ति है वो दो तारों से हुआ है। ये भूगोलवेत्ताओं का मानना, दूसरे उसको बोलते हैं डुअलिस्टिक और या फिर डुअलिज्म। आगे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि पुच्छल तारा परिकल्पना। ठीक है, जो सबसे पहले इसमें लगभग 8 से 9 परिकल्पना है। ठीक है, उस परिकल्पना को हम लोग को जानना और जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है।
इसमें से फर्स्ट जो आता है आपका पुच्छल तारा परिक्रमा, ठीक है। इसको समझने से पहले हम लोग को कॉमेट्स यानी कि पुच्छल तारा को समझना पड़ेगा कि पुच्छल तारा क्या होता है, ठीक है। तो पुच्छल तारा यानी कि जैसे कि सन है, ठीक है, और इनके ग्रह हैं, यहाँ प्लूटो है, ये आपका ये सन है, ठीक है, ये 9 ग्रह है, प्लूटो 8 ग्रह है, प्लूटो है, नेपच्यून है, और यहाँ पे इसके बाद क्यूपिड बेल्ट पाया जाता है, ठीक है। होता है क्या है कि जब इस क्यूपिड बेल्ट में क्या होता है, धातु, चट्टान और बर्फ के पिंड होते हैं, ठीक है, और इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमेट्स बोलते हैं, या फिर आपका पुच्छल तारा बोलते हैं, ठीक है। आइए हम लोग बात करते हैं। तो आखिर कॉमेट्स जो परिकल्पना है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, कॉमेट्स परिक्रमा किसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें बोला जाता है मेनली जो कास्ते बफन थे उनका कहना है कि 1749 में एक विशालकाय पुच्छल तारा, ठीक है, वो क्या होते हैं कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे और आकर्षण शक्ति यानी ग्रेविटेशन फोर्स के कारण क्या होगा, उनके बीच टकराव हुआ, और टकराव से क्या होता है कि ग्रह उपग्रह, वो टकराव कारण क्या होता है, पदार्थों का उत्सर्जन होता है, पदार्थ क्या करते हैं, रिलीज हो जाता है मैटर, तब जाके ग्रह उपग्रह का निर्माण होता है। इनका कहना यही था। ओरिजिनल अर्थ जो फर्स्ट था पुच्छल तारा परिकल्पना में, जो कास्ते बफन ने 1749 में दिए थे। अब सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो परिकल्पना है वो आपको का है कांट जो महोदय थे, इमोलन कांट, उनका है वायु राशि परिक्रमा यानी कि गैसेस मास थ्योरी ऑफ कांट। ये जो थ्योरी है ये कब देते हैं, 1755 में देते हैं कांट महोदय ने, ठीक है। इनका मानना है कि जो ब्रह्मांड में, ठीक है, जो ब्रह्मांड है, ठीक है, जो ब्रह्मांड है, ठीक है, ये जो ब्रह्मांड है उसमें क्या है ना, देव निर्मित जो आद्य पदार्थ बिखरे हुए हैं, जो पिरामिडल मैटर है वो क्या है, पूरी तरह से बिखरे हुए हैं। आद्य पदार्थ किसको बुलाता है, इसमें आद्य पदार्थ में क्या आते हैं, शीतल, ठोस, गतिहीन यानी कि कोल्ड, सॉलिड और आपका मोशनलेस। इनका मानना यही था, ठीक है। और कांट मानते हैं, ठीक है, कि कांट ने माना कि जो आकर्षण जो शक्ति था यानी कि एट्रैक्शन जो फोर्स था, ठीक है, उनके कारण क्या हुआ, टकराव हुआ, और जिससे क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न एवं घूर्णन गति उत्पन्न होता है, ठीक है। अब जो पिरामिडल मैटर था, ठीक है, जिस जो कोल्ड था, सॉलिड था, पिरामिडल मैटर क्या था, वो क्या होता है, एक तप्त निहारिका में बदल जाता है, एक परिवर्तित हो जाता है, और उसी का क्या होता है, ताप की उत्पत्ति के साथ क्या होता है, नेबुला जो है वो क्या होता है, घूमने लगता है और आकार में परिवर्तित होने लगता है घूर्णन गति में, जिससे क्या होता है, आकार में वृद्धि होता है, घूर्णन गति में वृद्धि होने लगती है। और इसी जो है, इसी सापेक्ष में जो घूर्णन गति में वृद्धि होता है, जिससे क्या होता है, जो निहारिका यानी कि नेबुला जो था उसका मध्य भाग में क्या होता है, उभार आने लगता है। ये जो आपका निहारिका है इसके मध्य भाग क्या उभार आने लगता है, देखिए यहाँ पे ही। और इसी कारण क्या होता है, उसका तो मध्य भाग सा उससे एक जो रिंग है, एक जो छल्ला है, क्या होता है, उससे एक छल्ला अलग हो जाता है, और यही जो क्रिया है बार बार होता है। इसी क्रिया के पुनरावृत्ति के बाद, रिपीटेड के बाद क्या होता है, 9 छल्ला अलग हुए और ठंडे और क्या है, ग्रह का निर्माण होने लगे। जो कांट महोदय का गैसेस थ्योरी था, गैसेस मास थ्योरी ऑफ कांट, उन्होंने यही कहते हैं, जो 1755 में दिए थे। आगे हम लोग बात करते हैं, इसमें भी वही बोला जाता है कि यह सिद्धांत क्या है, कांट महोदय के द्वारा 1755 में दिया गया था, जिसमें प्राचीन काल में जो था, एंशिएंट टाइम में जो ब्रह्मांड में देव निर्मित आदि पदार्थ बिखरे हुए थे, और वो पिरामिडल मैटर जो शीतल, ठोस और गतिहीन थे। और कांट का कहना क्या था कि जो आकर्षण शक्ति के कारण क्या हुआ, पदार्थों में टकराव हुआ, मैटर में टकराव हुआ, जिससे क्या ऊष्मा उत्पन्न हुई, पदार्थों क्या घूर्णन गति उत्पन्न हुई, और उसी ऊष्मा उत्पन्न होने के कारण क्या हुआ, जो पिरामिडल मैटर तो क्या हुआ, तप्त निहारिका में परिवर्तन हो जाता है, और ताप की उत्पत्ति के साथ क्या होता है, निहारिका घूमने लगता है, और इससे क्या होता है, आकार में वृद्धि, घूर्णन गति में वृद्धि हुई, और उसी के फल क्या होता है, जो निहारिका था, जो नेबुला था, उसका मध्य भाग में उभारने लगता है, और पदार्थ का एक छल्ला अलग हुआ। इसी क्रिया क्या होता है, बार बार होने लगता है इस क्रिया, और वह 9 छल्ला 9 रोई उससे अलग हो जाता है, और वह ग्रह में परिवर्तित हो जाता है। इसके बारे में हम लोग आलोचना के बारे में बात करते हैं कि इसका क्या क्रिटिसिज्म था। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आप लोग ग्रेजुएशन का सेमेस्टर 2 का एग्जाम दीजिए या फिर कोई भी एग्जाम दीजिए, इसमें आलोचना पूछता है। इनका आलोचना क्या था कि टकराव से घूर्णन गति
उत्पन्न नहीं होता है। सही बात है। इनका आलोचना क्या रहा कि जो टकराव से होता है, आकर्षण शक्ति जो है उसमें टकराव जो हुआ उससे क्या घूर्णन गति कभी उत्पन्न नहीं होता है, और आकार में वृद्धि के साथ घूर्णन गति में वृद्धि नहीं होता है। ये इनका आलोचना था। और एक क्वेश्चन उठता है क्वेश्चन कि जो कांट है वो कौन सा द्वैतवाद है कि अद्वैतवाद है। तो ये मोनोस्टिक है, इसमें एक ही तारे से टकराने के कारण क्या होता है, ग्रह और न ग्रह का उत्पत्ति होता है। तो ये अद्वैतवाद परिकल्पना है, मोनोस्टिक इसको बोलते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं लाप्लास। लाप्लास की निहारिका परिकल्पना, नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ लाप्लास। ठीक है, ये कब देते हैं ना, ये गिवन करते हैं, दिस थ्योरी इज गिवन बाय 1796। तो लाप्लास ने अपने कांट के दोष को दूर किया। ठीक है, जो कांट का जो 3 दोष था, घूर्णन, ऊष्मा और आकार, उनके इन दोषों को लाप्लास महोदय दूर करते हैं, इनका कुछ नहीं कहना था। ठीक है, जो नेबुलर हाइपोथेसिस था ये क्या थे, इनका मानना था कि इनका जो थ्योरी था, ये इनका कहना था कि तप्त निहारिका पहले से विद्वान था। ठीक है, नेबुला पहले से गतिशील थे, तब निहारिका ठंडी होकर आकार में संकुचन होगी, वो सिकुड़ गई। ठीक है, तब क्या होता है, निहारिका जो है वो गतिशील हो जाती है, नेबुला जो है रोटेटरी मोशन करने लगती है, उससे क्या होता है, रेडिएशन द्वारा ऊष्मा का क्षय होने लगता है। ठीक है, और निहारिका का भाग क्या होता है, बाद में वो भाग ठंडा हो जाता है और आकार में क्या होता है, कमी हो जाता है। फिर क्या होता है, घूर्णन गति में वृद्धि, और इससे क्या होता है, मध्य भाग में उभार आने लगता है और निहारिका के मध्य भाग से एक छल्ला अलग हो जाता है, और इसी क्या होता है, बार बार ये छल्ला इसी छल्ले से 9 छल्ले अलग होकर बाद में ठंडे ग्रह का निर्माण करते हैं। यानी कि इनका भी कहना ये सिंपल था कि पहले से क्या था, आपका तप्त निहारिका पहले से विद्वान था, नेबुला जो पहले से गतिशील था, ठीक है, मोशनलेस था, और तप्त निहारिका ठंडे होकर आकार में संकुचन करने लगी। उससे क्या हुआ, इसी छल्ले से जो एक छल्ला अलग हुआ, उस छल्ले से 9 ग्रह का निर्माण होता है। उनका आलोचना क्या था, इनका आलोचना था तप्त निहारिका कहाँ से आया। सही बात है, अचानक तप्त निहारिका कहाँ से आएगा आलोचना में, और निहारिका से 9 ही छल्ले क्यों, क्योंकि इनका माना था कि जो एक छल्ला अलग हुआ उसी से 9 छल्ला अलग हुआ, तो 9 छल्ले ही क्यों अलग होगा, 10, 11, 12, 13 क्यों नहीं, ये इनका क्रिटिसिज्म था। मेनली हम लोग यहाँ तक देखें कि जो आपका काशिद बफंत का पूछल तरह परिक्रमा, सेकंड था आपका कांट का वायव्य राशि परिक्रमा, थर्ड था आपका हम लोग अभी जो देखे, ठीक है, नेबुला यानी कि निहारिका परिकल्पना जिन्होंने 1796 में। तो जो निहारिका परिकल्पना है वो कौन सा है, अद्वैतवाद, मोनोस्टिक है। इसमें ग्रह का निर्माण एक ही तारे से हुआ है। आगे हम लोग बात करते हैं चैम्बरलिन का ग्रहाणु सिद्धांत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग करेंगे चैम्बरलिन का ग्रहाणु सिद्धांत, नेक्स्ट क्लास में करेंगे दोस्तों। आप लोगों को थैंक यू। आप लोगों को इस चैनल को लाइक और कमेंट करें, सब्सक्राइब भी कीजिए। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को धन्यवाद। और PDF के लिए टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया जा रहा है, वहाँ से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।